नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीडीपी का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एमसीक्यूज किए थे सीडीपी के। तो ये आपका पार्ट 2 रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस का टू फैक्टर प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें यह अपना एक प्रमुख तत्व होता है। व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यह सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और फिर आपका एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। हम कोई भी जो काम कर रहे होते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य बुद्धि लगती है, हमारी जनरल इंटेलिजेंस लगती है, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो टू फैक्टर इंटेलिजेंस है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें सामान्य मानसिकता को बोलते हैं जी फैक्टर और जो विशिष्ट मानसिकता होती है उसको बोलते हैं एस फैक्टर। इसके बाद इसमें एक थ्री फैक्टर होता है जो दिया था आपका किसने? स्टनबर्ग ने। स्टनबर्ग ने दिया था आपका थ्री फैक्टर, और टू फैक्टर किसने दिया है? आपका चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। यानी शिक्षक को एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, उसे अपने वेतन का ज्ञान होना चाहिए, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान हो, इन सभी का ज्ञान हो। तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अपने वेतन का ज्ञान रखकर, ये तो एकदम गलत है। सहकर्मी की योग्यता पर भी टीचर को ध्यान नहीं देना है, अपनी खुद की योग्यता पर ध्यान देना है, इन सभी का ज्ञान, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। यानी कि एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको बच्चों की विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो कि किस बच्चे को किस तरह की मेंटिलिटी से हैंडल किया जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? विशद समस्याओं का, विशद शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, या शिक्षण समस्याओं का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कक्षागत व्यवहारिक समस्या, यानी जो कक्षा में समस्याएं हैं उनको किस तरीके से डील करना है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। यानी इनमें से कौन से बच्चे होते हैं, किस लेवल के जो बच्चे होते हैं जिनको हस्तशिल्प शिक्षा देना उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, या प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि देखिए पिछड़े विद्यार्थियों को हम हस्तशिल्प यानी कि प्रदर्शनी लगाकर, जो प्रदर्शनी होती है, हस्तशिल्प का मतलब होता है एक प्रदर्शनी दिखाना बच्चे को, तो जो पिछड़े विद्यार्थी होते हैं उनको हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें हम सभी बच्चों को लेकर चलते हैं, यानी जो वीक हैं, जो स्ट्रांग हैं, मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो कमज़ोर हैं, या जो हैंडीकैप हैं, किसी भी उसमें असक्षम है, तो ऐसे सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने की जो वो शिक्षा होती है वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में आपका निहितार्थ है, तो क्या निहितार्थ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्यकरण, यानी हमें सभी बच्चों को सामान्य मानकर लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की। इनमें से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन ए है कोलबर्ग ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी एरिक्सन ने, या स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने हमें नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं और 6 चरणों की अवधारणा दी थी। वो 3 नैतिक अवस्थाएं कौन सी थी, पहली थी आपकी पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल, दूसरी थी आपकी पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी थी आपकी उत्तर पारंपरिक स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जो आपकी पहली स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल, उसमें क्या होता है, उसमें 2 चरण होते हैं। पहला होता है आज्ञाकारिता एवं दंड, यानी कि जो बच्चा होता है वो किसी दंड की, यानी वो अपनी किसी बात को क्यों, किसी काम को क्यों करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसको नहीं करेंगे तो इसके बदले में दंड मिलेगा। तो आज्ञाकारिता एवं दंड हो गया। दूसरा आपका चरण है स्वलाभ मानसिकता, यानी कि बच्चा स्वलाभ मानसिकता क्या होता है कि अगर आप बच्चे को आप कोई लाभ देकर उससे कोई काम करा रहे हैं, कोई कहने का मतलब ये कि कोई जैसे होता है कि अगर बच्चा किसी काम को, अगर आप किसी काम को कर रहा है तो उसके बदले वो कोई डिमांड रखता है, तो ये आपका स्वलाभ मानसिकता दूसरा चरण हो गया। इसी तरह आपका सेकंड जो स्टेज होती है कन्वेंशनल, इसमें होते हैं आपके 2 चरण, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, और दूसरा होता है सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। यानी कि इसमें जो वो कार्य करता है तो इसमें सामाजिक अनुपालन, यानी कि हमें समाज को भी देखकर चलना है कि समाज इस काम के लिए हमें अलाउ करता है या नहीं, ये सब। थर्ड होगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में आते हैं 2 चरण, सामाजिक संविदा और सार्वभौमिक नैतिकता। तो ये वो होता है, सार्वभौमिक नैतिकता क्या होता है, जिसमें आप समाज के हित में, यानी ये आपका हाईएस्ट लेवल होता है समाज के हित में, जो निर्णय समाज के हित में हो, चाहे वो किसी और के लिए गलत हो, लेकिन वो समाज के अगर हित में है तो हम सामाजिक मूल्यों के हित में हैं तो उनको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चरण थे कोलबर्ग ने जो दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहभागिता, यानी कि जो सहभागिता होती है, यानी स्कूल समुदाय की सहभागी होता है ना, स्कूल शिक्षक का होता है, शिक्षक बच्चों का होता है, शिक्षक अभिभावकों का भी होता है। तो ये जो है सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन फर्स्ट है केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभवों का। तो ये तो गलत ही है, संपूर्ण आकलन होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करते हों, देखिए समावेशी ये तो आपको प्रस्तुत करना ही है रिपोर्ट कार्ड में, ऐसा
शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करें। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो हम आकलन और स्वयं आकलन और एवं प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है, ताकि शिक्षार्थियों का जो संज्ञानात्मक गुण है उसका विकास हो सके। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतक्रिया ना करने को महत्व देते, तो ये भी गलत होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतर्क्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो इस सीखने की जो प्रक्रिया चलती है वो चलती है आपकी सतत रूप से, यानी कंटिन्यूअसली। अगला क्वेश्चन है, विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जो आपकी विकास की शैशवावस्था होती है उसमें जो सांवेगिक विकास का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, यानी सांवेगिक विकास हुआ यानी तो इसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से या वैज्ञानिक रूप से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी निरीक्षण से। तो देखिए हम देखकर ही उसका आकलन कर सकते हैं, देखकर ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो निरीक्षण से इसका आकलन किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है? तो इनमें से कौन है जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बंदूर और वाल्टर्स। जो बंदूर और वाल्टर्स थे उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, इसमें से कौन सा जो गलत है वो हमें बताना है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में चलती है, बिल्कुल सही बात है ये तो। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये भी सही बात है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देखिए भविष्यवाणी की जा सकती है तो ये गलत है, क्योंकि आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उस जानते हैं कि वो किस लेवल पर है, आगे कहाँ तक जा सकता है, तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, तो ये जो गलत है वही पूछा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये तो सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनकी इसमें से उनकी क्या विशेषता नहीं है? कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटिंग करना उनका एक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल्यावस्था जो होती है आपकी उसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चे में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उच्चता की भावना का। तो इसका राइट आंसर होगा एकता एवं सहयोग की भावना का। अगर वो एक दूसरे से अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को
पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, विभेद यानी उनमें अंतर करने लगता है। तो इसका इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। अच्छा, इंद्रिय जनित गामक यानी सेंसरी मोटर, जो कि होती है आपकी 0 से 2 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगी आपकी 7 से 12 वर्ष, और अमूर्त हो जाएगी आपकी 13 से 18 वर्ष और उससे आगे। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं आपकी अलग अलग, जो कि जीन पियाजे ने दी थी हमें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे चीज़ों को देखकर उनकी विशेषताएं, उनके बारे में बताने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कल्पना शक्ति आ जाती है बच्चे के अंदर, इमेजिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग्स। और इंद्रजनित गामक में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा चीज़ों को एक की तरफ इशारा करता है, मांगता है ना। जैसे अगर बच्चे को प्यास या भूख लगी है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को कहा है। तो देखिए, इसको समझते हैं। बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये पियाजे ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, यानी कि वो कुछ अवधारणा बना लेते हैं किसी चीज़ को, तो वो उसी चीज़ को सही समझते हैं। तो ये एक स्कीमा बना लेते हैं अपने दिमाग में। स्कीमा होता है जो धारणा उन्होंने उसने बनाई है, उसकी जो इमेजेस हैं वो आप उसके दिमाग में आ जाती हैं। अब लेकिन चलिए कि अगर उसने कोई अलग अवधारणा बना ली है, यानी अगर वो एक बिल्ली को, यानी कुत्ते को बिल्ली समझकर अपने दिमाग में इमेज बनाया हुआ है कि ये एक बिल्ली है, तो लेकिन जब वो उसका संशोधन होता है, यानी जब उसको सही पता चलता है कि ये एक बिल्ली नहीं कुत्ता है, तो वो उसके स्कीमा में चेंज करता है। तो इसको हम बोलते हैं सात्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सात्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। इसमें से बताना है जो विशेषता नहीं है। तो नहीं है का विशेष ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। हाँ है जी, बाल केंद्रित शिक्षा में हम बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी सही है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हैं। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, नहीं केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं देंगे, उसको संपूर्ण ज्ञान देंगे, सर्वांगीण विकास उसका करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा का की विशेषता नहीं है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्या को दूर करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, जो कि गलत है और गलत ही पूछा था, वही का सही होगा। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान की अवगत कराने पर जोर नहीं देंगे, जबकि उसका हम संपूर्ण सर्वांगीण विकास करेंगे और उसको हर तरीके का नॉलेज देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो देखिए, बुद्धि लब्धि क्या होती है, आपका IQ। और IQ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, IQ इज इक्वल टू होता है MA, यानी कि मेंटल एज अपॉन CA, यानी क्रॉनिकल एज। CA आपका होगा क्रॉनिकल एज। तो ये जो फॉर्मूला है ये दिया था आपका किसने, विलियम स्टर्न ने दिया था आपका ये जो फॉर्मूला है। IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, ये जो है विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, इसको मॉडिफाई किया था किसने, टर्मैन ने।
टर्म एन ने इसको मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई कर कर क्या किया था, इसके इनटू में 100 उन्होंने बताया था, यानी कि परसेंटेज में जो हम निकालेंगे वो आपका टर्म एन ने इसको मॉडिफाइड करके बताया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। तो कैसे, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए हमें दिया है, जिसकी मेंटल एज यानी मानसिक आयु 18 वर्ष है, और क्रॉनिकल एज आपकी 15 है, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये जो है 5 3 ज़ा और ये 5 2 ज़ा और 0 और 3 6 ज़ा कट जाएगा, तो 6 इंटू 120 सॉरी 20 6 इंटू 20 हो जाएगा आपका 120। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, इसको मॉडिफाई किया था टर्मन ने। ठीक है, इस आई क्यू का फॉर्मूला होता है एम ए यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन है, व्यावसायिक मार्ग दर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, जो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 71, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, अलग अलग छात्रों की तुलना करने दी। तुलना तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, कंपैरिजन तो हम छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्रों की उपाधि देने से, ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत ऑप्शन। शैक्षिक और सह शैक्षिक छात्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कि हमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। रोचक कैसे बना सकते हैं कि हम छात्रों का जो उनकी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र हैं उनके, यानी कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया कि उन्हें अच्छा लगेगा, को रोचक लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, तो वो इस बारे में जानने से आपकी जो प्रक्रिया है वो रोचक बनेगी। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। यानी तार्किक जो चिंतन होता है वो बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्त्रियों का जो हस्तलेख होता है, जो राइटिंग होती है उनकी, वो पुरुषों की अपेक्षा अच्छी होती है।
अगला क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका, शिक्षकों को फीडबैक उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, शिक्षकों के बीच शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना, तो तुलना तो करेंगे नहीं, कंपैरिजन बिल्कुल भी, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखेंगे, शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर बुद्धि, मान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, तो ये भी नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराएंगे ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, यानी उनकी जहाँ पर कमजोरियाँ वो बताएंगे, कमजोरियाँ मतलब उस सेंस में नहीं बताएंगे, उनको जो है मोटिवेट करेंगे और अच्छा करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं आपकी, उनको समझने का जो सबसे पहले प्रयत्न किया था वो किसने किया था? जेम्स ड्रेवर ने किया था, टॉयलर ने, स्किनर ने, या फिर गाल्टन ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किया था। इनका जो पूरा नाम है वो है आपका सर फ्रांसिस गाल्टन। इनको हम फादर ऑफ यूजेनिक्स क्या बोलते हैं? फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन को। सर फ्रांसिस गाल्टन को यूजेनिक्स का फादर भी बोलते हैं। यूजेनिक्स क्या होती? सुजननी, यानी मनुष्य की जो संतति है उसको सुधारने का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम यूजेनिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? यानी मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है उसकी उपलब्धि दिखाने के लिए बच्चे की? तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट, प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन करना, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? यानी अनुकरण मतलब कॉपी करना, कोई बोल रहा है तो उसकी सेम कॉपी करना और उसको दोहराना। तो ये जो है आपकी सहज अवस्था, यानी जो आपकी सहज अवस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसमें अनुकरण दोहराने की जो प्रवृत्ति वो है तीव्र होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, नकल करते हैं, है ना, और जो हम कुछ बोलते हैं तो उसको दोहराते हैं। तो इसकी सहज अवस्था जो है आपकी सहज अवस्था जो है अनुकरण में दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर हमें जो उद्देश्य नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। ये तो बिल्कुल ठीक है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी ठीक है। ये भी नहीं है, सॉरी, ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है अध्ययन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकल्प बनाना। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होगा, और ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ये विशेषता नहीं है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, क्योंकि जो शिक्षा है आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपकी शिक्षार्थी केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बोधात्मक, मनोप्रयोग और भावनात्मक कौशल विकास में सहायता करना, ये भी ठीक है। तो इसमें जो गलत है वही पूछा था और ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है।
क्या नहीं है कि शिक्षक को केंद्रित बनाना, शिक्षक को केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा आपकी। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, हम जो है समावेशी शिक्षा में विश्वास रखते हैं और समावेशी शिक्षा में सभी हमारे लिए बराबर होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सभी बालकों को समान शैक्षिक अवसरों की समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों का सबसे कम लाभ होगा। यानी आप दृश्य सामग्रियाँ दिखा रहे हैं तो इसमें किस लेवल के बच्चों को कम लाभ होगा। जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, ठीक है, वो तो समझेंगे, दृश्य सामग्री है तो वो तो अच्छे से समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा उनको। जो पढ़ने में उच्च स्तर की हैं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ने में उच्च स्तर की हैं तो उन्हें वो जो चीज़ है बोरिंग लगेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ्स में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपको मैथ्स आता है, तो यदि आपसे जोड़ियाँ घटाव करा जाए तो आप बोर हो जाएंगे। तो यही जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको दृश्य सामग्री वगैरह से कोई भी लाभ नहीं होगा, यानी कम लाभ होगा। जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं ये तो लाभ होगा, जो आंखों से देख पाते हैं तो ये तो है ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उन्हें कम लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसमें से बताना है कि सृजनात्मकता कैसे बच्चों में आती है। तो इसका जो ऑप्शन है देखते हैं, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर का उपलब्ध कराना। ये इसका राइट आंसर होगा। आप कक्षा में जितना ज़्यादा प्रश्न उत्तर, यानी बच्चों को जितना ज़्यादा प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराएंगे, उनका संज्ञानात्मक यानी सृजनात्मक जो विकास है उतना ही अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन नंबर, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो अधिगम की प्राकृतिक दशा है उसका जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन है आपके कार्ट लेविन द्वारा, अशुबेल द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कर्ट लेविन द्वारा। अधिगम की प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञान वर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, यानी उसको मोटिवेट करना। जब तक बालक मोटिवेट नहीं होगा तब तक वह पढ़ने की प्रति जिज्ञासा नहीं रखेगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सोचने की क्षमता के लिए आवश्यक तत्व क्या है। भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उसकी बोलने की गति, समस्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषा संप्रेषण में निपुणता। जब तक बच्चा भाषा संप्रेषण में निपुण नहीं होगा तब तक वो जो है तर्क नहीं कर सकता। जितनी अच्छी भाषा होगी तर्क वितर्क उतना ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मनुष्यों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है। तो इसमें से कौन सा जो
ऑप्शन है जिसने समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में वन मनुष्यों पर प्रयोग किए। तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, पहला है थर्नडाइक, दूसरा है कोलर, ऑप्शन सी है स्किनर, या फिर जीन पियाजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलबर्ग। कोलबर्ग ने अंतर्दृष्टि विधि की संबंध में जो है वनमानुषों पर अपने प्रयोग किए थे। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था एक चिंपांजी पर। चिंपांजी पर किया था जिसका नाम था सुल्तान। जिसका नाम सुल्तान था, जिस चिंपांजी पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि एक पिंजरे में जो चिंपांजी था उसको बंद कर उसमें 2 रॉड को रख दिया था जो कि अलग अलग थी, लेकिन जिनको जोड़ने पर वह अच्छे से जुड़ जाती थी। और उसके आसपास इन्होंने क्या किया, केले वगैरह रख दिए थे। तो चिंपांजी ने जब केलों को देखा तो उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। तो इस केस में क्या हुआ कि जो चिंपांजी था उसने सोचा कि किस तरह इन केलों को अपनी तरफ लेकर आऊँ। तो उन्होंने जो रॉड रखी हुई थी 2 उनको जोड़ा और उस रॉड से उन्होंने उस केले को, चिंपांजी ने उन केले को अपनी ओर खींच लिया। तो इससे जो कोलर थे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब जो हम की अंतर्दृष्टि है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। यानी वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणात्मक प्रतिरूप। वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। दोनों का जो प्रभाव पड़ता है वो गुणात्मक रूप से पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए है, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इस सिद्धांत से, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है। वह शिक्षा जिसमें हम सभी को समान मानकर चलते हैं, सभी विभिन्नताओं वाले बच्चों को एक समान मानकर चलते हैं, वह हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में असक्षम है तो क्या मतलब है उसका, कि उसको डिसलेक्सिया है। इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 90, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। जो प्रगतिशील शिक्षा थी उसके पक्षधर कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन ड्यूबी।
जॉन ड्यूवी ने जो है प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे और उन्होंने एक अमेरिका में जो है एक प्रयोगशाला की भी स्थापना की थी। कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है। कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है। तो कौन सा कारक सहायक है? भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, शिक्षक की जोरदार आवाज़। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। अगर आप शिक्षार्थियों की जिज्ञासा में विकास करते हैं तो उनका जो एकाग्र है, शिक्षार्थियों को एकाग्र होने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? अगर आपको किसी बालक का व्यवहार निर्धारण करना है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा? ऑप्शन ए है, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। यानी अगर बालक को के सामने बहुत सारे जो उसको मोटिवेट करने वाली चीज़ें हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर था 93, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो ये हमने शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोहलबर्ग ने हमें नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा दी। हमें 3 नैतिक वृद्धि की अवस्थाएं बताई थी कोहलबर्ग ने। कौन कौन सी? पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए, पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से। तो ये देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को साथ लेकर चलना, और एक अध्यापक को सभी को समान रूप से मानना चाहिए बच्चों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्न में से किसका महत्व सर्वाधिक है? यानी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार कौन सा जो ऑप्शन है वो महत्वपूर्ण है? तो पहला है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। शिक्षक जितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है। शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने का कारक है। अगला क्वेश्चन है, मीरा का अपनी शैलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है। ऑप्शन बी है, मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है।
ऑप्शन सी है मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है। ऑप्शन डी है मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है, जिससे वो जो है अपनी शैलियों के बीच में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में सर्वश्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं है पूछा है, इनमें से कौन सा जो उपाय है वो नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, तो ये तो एक उपाय है, ये तो एक ठीक है, जेंडर अवेयरनेस तो नहीं कर रहा है। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, ये भी ठीक है। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है, ये भी जेंडर वाइसनेस तो नहीं कर रहा है। छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना चाहिए, तो ये जो है जेंडर बायसनेस शो कर रहा है, और उसमें यही पूछा है कि जेंडर बायसनेस कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है आपका छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपरोक्त उपाय नहीं है, ये तो उसको बढ़ाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना है। ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी क्रो और क्रो, ऑप्शन डी है टॉयलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मन ने जो है वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना। उन्होंने ये माना है कि बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो जन्मजात होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप आज का इस वीडियो का, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। वो आकलन जो विद्यालय के दिशा निर्देशों पर किया जाता है लेकिन बोर्ड के स्तर पर नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी उसको हम बोलेंगे विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।